हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 7, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस पाठ के भाग 1 में हमने पढ़ा था एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन और पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। भाग 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं मानव में लैंगिक जनन, नर और मादा जनन तंत्र, निषेचन और जनन स्वास्थ्य। पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए आप दोनों भागों के वीडियोस को देखिए। भाग 1 के वीडियो की लिंक मैंने इस भाग के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की है। फिर भी आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। इसी पाठ के भाग 1 में हमने देखा था कि पौधे कायिक प्रवर्धन और लैंगिक जनन से अपने ही जैसे पौधे उत्पन्न करते हैं। मनुष्य सिर्फ लैंगिक जनन करके अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है। हम सबने देखा है कि जब से हम पैदा हुए हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि होती है। सामान्य वृद्धि में लक्षण आते हैं जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती है, हमारा वजन बढ़ता है, हमारे अस्थायी दांत गिरकर स्थायी दांत आते हैं। जैसे जैसे ये सामान्य वृद्धि की गति धीमी होने लगती है, हमारे जनन ऊतक परिपक्व होने लगते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि जिसमें हमारे जनन ऊतक परिपक्व होते हैं, इस अवधि को यौवना आरंभ कहा जाता है। यौन परिपक्वता के दौरान सभी परिवर्तन शरीर में धीरे धीरे आते हैं। इन परिवर्तनों के आने का समय एक सा नहीं होता है। इसका मतलब ये परिवर्तन सभी लोगों में एक समय पर नहीं आते और इनके आने की गति भी सब में अलग अलग होती है, इसीलिए लोगों के बीच में अंतर दिखाते हैं। लैंगिक परिपक्वता के दौरान लड़कों और लड़कियों में दिखने वाले कुछ आम विशेषताएं हैं, जैसे इस समय शरीर का विकास होता है जिससे शरीर बड़ा हो जाता है, या कहें शारीरिक अनुपात बदल जाता है। शरीर में कुछ नई विशेषताएं दिखाई देती हैं, जैसे बगल, जननांग क्षेत्र, हाथ और पैरों में बालों की अधिक वृद्धि होती है। जननांग क्षेत्र का रंग गहरा हो जाता है, त्वचा तैलीय हो जाती है और कभी कभी इससे मुंह और कुछ भागों पर मुहासे भी निकल आते हैं। लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता करीब करीब 8 वर्ष से 13 वर्ष की आयु में लक्षण नजर आने लगते हैं और लड़कों में यह थोड़ा देर से 9 वर्ष की आयु से शुरू होकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों में नजर आने लगते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी कहा था, ऐसा नहीं है कि 8 या 9 वर्ष आते ही ये सभी बच्चों में लक्षण दिखाई देने लगेंगे। हर लड़के या लड़की में लैंगिक परिपक्वता के लक्षण अलग अलग समय पर नजर आ सकते हैं और इनकी लक्षणों की उत्पन्न होने की गति भी सब में अलग अलग हो सकती है। इस समय लड़कियों में जो विशेष परिवर्तन देखे जाते हैं जो लड़कों में नहीं होते, वह है लड़कियों के स्तन का आकार बढ़ जाता है, स्तनाग्र की त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, लड़कियों में रजोधर्म, जिसे मासिक धर्म भी कहा जाता है, शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही लड़कों में जो विशेष परिवर्तन देखे जाते हैं जो लड़कियों में नहीं होते, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण में शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जिससे लड़कों में यौवनावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इन लक्षणों में आते हैं उनके चेहरे पर घने बाल होने लगते हैं, जिनसे उनकी दाढ़ी और मूछें आ जाती हैं। आवाज भारी होने लगती है या कहें फटने लगती है और लड़कों के वृषण और शीर्षक बड़े हो जाते हैं।
मनुष्य की जनन प्रणाली समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं नर जनन तंत्र। लड़कों में नर जनन तंत्र है वृषण, जो उदर गुहा के बाहर एक थैली जैसी संरचना जिसे वृषण कोश कहा जाता है में स्थित है। वृषण शरीर के बाहर होने से इसका तापमान शरीर के तापमान से कम होता है, जिससे इसके अंदर जनन कोशिका अथवा शुक्राणुओं का निर्माण हो पाता है। शुक्राणुओं का एक सर होता है जिसमें आनुवांशिक सामग्री होती है और एक पूंछ जिससे शुक्राणु एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो सकते हैं। वृषण में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनता है जो शुक्राणुओं के निर्माण में मदद करता है, और इसी हार्मोन से लड़कों में यौवनावस्था में दिखने वाले लक्षणों का नियंत्रण होता है। शुक्राणु शुक्र वाहिकाओं के जरिए मूत्र मार्ग तक जाते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथियां और शुक्राशय शुक्र वाहिका में अपना स्राव डालते हैं। ये स्राव शुक्राणुओं को पोषण देते हैं और एक तरल माध्यम देते हैं जिससे शुक्राणु आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हो सके। लड़कों में मूत्र मार्ग मूत्र और शुक्राणुओं के ले जाने का एक ही रास्ता है। अब देखते हैं मादा जनन तंत्र को। मादा जनन तंत्र अंडाशय की एक जोड़ी शरीर के अंदर उदर गुहा में स्थित है। इस अंडाशय में अंड कोशिका या मादा जनन कोशिका का निर्माण होता है। जन्म के समय ही एक लड़की के अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। यौवना आरंभ में कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं और हर महीने एक अंडाशय से एक अंडा परिपक्व होता है। यह अंड कोशिका परिपक्व होने के बाद अंडवाहिका, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, अंड कोशिका को ले जाती है। अंडाशय से अंडवाहिका एक लचीली थैलीनुमा संरचना में खुलती है जिसे गर्भाशय कहा जाता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा शरीर के बाहर योनि में खुलता है। मनुष्य में नर और मादा के परस्पर संबंध के समय नर जनन कोशिका या शुक्राणु मादा के योनि मार्ग से प्रवेश करते हैं और ये मादा की अंडवाहिका तक पहुंचते हैं। शुक्राणु संख्या में अधिक होते हैं। उनमें से एक शुक्राणु एक अंड कोशिका के साथ जुड़ता है जिससे एक निषेचित अंडा बनता है। इस निषेचित अंडे को युग्मनज कहा जाता है और यह प्रक्रिया जिसमें नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु मादा जनन कोशिका के साथ जुड़ा, इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। यह प्रक्रिया
जिसमें जनन कोशिका आंतरिक रूप से स्थानांतरित हुई और शरीर के अंदर ही जुड़ी। इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। आप जानते हैं, हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि कुछ जीव जैसे मेंढक में जनन कोशिकाएं पानी में छोड़ दी जाती हैं और इनका संलयन पानी में ही होता है। ऐसे निषेचन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। युग्मनज कई बार विभाजित होता है, जिससे एक बहुकोशिकीय संरचना बनती है। ये गोलाकार संरचना को मॉरूला कहा जाता है। मॉरूला गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित होता है और यहां पर भी ये कई बार विभाजित होता है, जिससे एक बहुकोशिकीय संरचना जिसमें अंग विकसित हो जाते हैं उसे भ्रूण कहा जाता है। गर्भाशय हर महीने बढ़ते हुए भ्रूण को ग्रहण करने के लिए और उसे पोषण देने के लिए खुद को तैयार करता है। इस तैयारी में गर्भाशय का स्तर मोटा होता है और ये रक्त से भरपूर होता है। बढ़ते हुए भ्रूण को मादा के शरीर में गर्भनाल के माध्यम से पोषण मिलता है। भ्रूण की तरफ गर्भनाल के ऊतक में प्रवर्ध, जिन्हें प्लेसेंटा कहा जाता है, होते हैं और मां की तरफ ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं। प्लेसेंटा एक तश्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय में धसी होती है। प्लेसेंटा के प्रवर्ध ऑक्सीजन पोषक तत्वों को मां के शरीर से स्थानांतरित करते हैं भ्रूण में, और ये प्रवर्ध एक बड़ा सतह क्षेत्र देते हैं जिससे भरपूर भोजन भ्रूण को मिल सके। साथ ही ये बढ़ते भ्रूण से अपशिष्ट को मां के रक्त से बाहर निकाल पाए। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि नर जनन कोशिका या शुक्राणु मादा जनन कोशिका या अंड कोशिका के साथ जुड़ते हैं, जिससे युग्मनज बनता है। युग्मनज कई बार विभाजित होकर एक बहुकोशिकीय गोला बनाता है, जिसे मॉरूला कहा जाता है। मॉरूला फिर कई बार विभाजित होता है, जिससे उसमें शरीर के अंग विकसित हो जाते हैं और इस संरचना को अब भ्रूण कहा जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह भ्रूण जो मां के गर्भाशय में प्रत्यारोपित है और यह मां के शरीर से एक नली द्वारा जुड़ा है जिसे गर्भनाल कहा जाता है। गर्भनाल के भ्रूण की तरफ ऐसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें प्लेसेंटा कहा जाता है। इस प्लेसेंटा से भ्रूण को मां के रक्त से ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं और यहीं से यह अपने शरीर का अपशिष्ट मां के रक्त में छोड़ देता है। भ्रूण करीब करीब 9 महीने तक मां के गर्भाशय में रहता है। उसके बाद गर्भाशय की मांसपेशियां लयबद्ध संकुचित होती हैं, जिससे यह भ्रूण मां की योनि के माध्यम से बाहर आ जाता है, जिससे एक नवजात शिशु का जन्म होता है। क्या आप जानते हैं यदि अंडा निषेचित न हो तो क्या होगा? गर्भाशय की परत अंडे को ग्रहण करने के लिए हर महीने मादा के शरीर में तैयार होती है। जब अंडा निषेचित नहीं होगा तो यह परत टूट जाएगी और योनि के माध्यम से रक्त और श्लेष्मा के रूप में शरीर से बाहर आ जाएगी। इस प्रक्रिया को रज्जोधर्म या फिर मासिक धर्म भी कहा जाता है। यह मादा के शरीर में हर 28 दिनों के बाद दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया 2 से 8 दिनों तक जारी रहती है और इसीलिए इसे मासिक धर्म चक्र कहा जाता है। अब देखते हैं जनन स्वास्थ्य से हम क्या समझते हैं। हम जानते हैं कई रोगों का संचरण प्रदूषित हवा, पानी और दूषित भोजन से होता है, लेकिन रोगों का संचरण लैंगिक भी है, जिसमें ये रोग नर और मादा के पारस्परिक संबंध के कारण एक दूसरे में फैलते हैं। ये रोग जीवाणु जनित रोग हो सकते हैं, जैसे गोनेरिया और सिफिलिस,
वायरस संक्रमित रोग हो सकते हैं जैसे मस्से और HIV एड्स। इन रोगों के नाम आपको याद रखने हैं। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन ये जीवों की संख्या को बनाए रखने के लिए जरूरी भी है, जिससे हमारे पारितंत्र में संतुलन बना रहता है। जनसंख्या का आकार जन्म और मृत्यु दर से निर्धारित होता है। जनसंख्या की वृद्धि हमेशा समाज के लिए एक चिंता का विषय रही है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है जीवन स्तर घटता है और स्त्री का शरीर भी जनन प्रक्रम के लिए हमेशा तैयार नहीं होता, जिससे उसके शरीर पर इस जनन प्रक्रिया के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित रखने के लिए, बच्चों के जन्म के बीच में अंतर रखने के लिए, ताकि माता के शरीर पर इसका कोई विपरीत प्रभाव न पड़े और उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, इस जनन प्रक्रिया के दौरान जन्म नियंत्रण विधियों का उपयोग किया जाता है। तो जन्म नियंत्रण के तरीके या गर्भधारण को रोकने वाले तरीके जिनसे बच्चों के जन्म के बीच में अंतर रखा जा सके, इन तरीकों को गर्भरोधी विधियां कहा जाता है। ये विधियां 4 तरह की है। पहली विधि है यांत्रिक अवरोध। इस विधि में शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने से रोकने के लिए माता की योनि में रखे जाने वाले या नर के शीर्षण को ढकने वाली युक्तियों का उपयोग, जैसे कंडोम का उपयोग किया जाता है। दूसरा गर्भरोधी तरीका है शरीर के हार्मोन संतुलन को बदलना। हार्मोन संतुलन को बदलने के लिए गोलियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें अंड कोशिका की मुक्ति ही न हो अंडाशय से, और इसलिए उसका निषेचन को रोका जा सके। क्योंकि इसमें हार्मोन के संतुलन को बदला जा रहा है, इस विधि का दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तीसरा गर्भरोधी तरीका है गर्भ निरोधक उपकरण। इसमें गर्भावस्था को रोकने के लिए मादा के गर्भाशय में उपकरण जैसे कॉपर-टी या लूप का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से गर्भाशय के उत्तेजन के कारण इसका दुष्प्रभाव हो सकता है। चौथा गर्भरोधी तरीका है शल्य क्रिया। इसमें भी अवांछित गर्भ को रोकने के लिए शुक्राणु के अंड कोशिका तक स्थानांतरण को रोकने के लिए या तो पुरुष में शुक्र वाहिकाओं या स्त्रियों में अंडवाहिनी में शल्य क्रिया के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है। शल्य क्रिया का कुछ लोग जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण के लिए उपयोग करने लगे थे और अजन्मे मादा गर्भ का गर्भपात करा के इस तकनीक का दुरुपयोग किया गया। इससे हमारे देश में मादा नरलिंग अनुपात में कमी आई थी। इसीलिए हमारे देश में कानून बनाया गया कि भ्रूण लिंग निर्धारण कानूनी अपराध है। आशा करती हूँ इस वीडियो को देखकर और इस पाठ के भाग 1 के वीडियो को भी देखकर आपको पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को लिखकर भेज सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप ये दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करिए, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।